बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर से जो हमारा किंगडम स्टार्ट हुआ था, किंगडम प्रोकैरियोट चैप्टर 6, उससे आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर हम लोगों ने कल स्टार्ट किया हुआ था द बैक्टीरियल सेल एनवेलप। तो एनवेलप में हम लोगों ने जो चीज़ें हमने बताई थी, सेल वॉल, कैप्सूल और स्लाइम। तो इसके अंदर हम लोगों ने प्रीवियसली जो कैप्सूल था वो पढ़ लिया था। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है स्लाइम के बारे में। स्लाइम जो है, सम बैक्टीरिया आर कवर्ड विद लूज, ठीक है, सॉल्युबल शील्ड ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी ये सॉफ्ट सी एक शील्ड होती है जो कि मैक्रोमोलिक्यूल से मिलके बनती है और ये बैक्टीरिया के इर्द गिर्द होती है। ये यू कैन सी द डायाग्राम। ये ग्रीन कलर में सेल मेम्ब्रेन और ये सेल वॉल आ रही है ब्लू कलर में, और ये बाहर देखें ये चिपचिपा सा मटेरियल है जो कि बिल्कुल गम की तरह होता है, बहुत लूज़ और ये स्टिकी इन नेचर होता है। इसी को ही हम लोग स्लाइम बोलते हैं। स्लाइम को आप लोग स्लाइम कैप्सूल भी कहते हैं। सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने देखा था कल सेल वॉल के बाहर क्या चीज़ थी, कैप्सूल। लेकिन सिर्फ अगर कैप्सूल का वर्ड बोलेंगे तो वो थिकर और गमी तो होता है, लेकिन थिकर भी होता है और रिजिड भी होता है, सख्त भी होता है। लेकिन स्लाइम जो है वो सख्त नहीं बल्कि लूज़ होता है, जस्ट लाइक अ गम। तो ये आप लोगों ने बताना है। ये जो स्लाइम है ये ग्रेटर पैथोजेनिसिटी देता है, यानी कैप्सूल की निस्बत ये ज़्यादा ख़तरनाक बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर स्लाइम होता है। हालांकि ये लूज़ है, आप कहेंगे कि कैप्सूल बड़ा थिक था, वो रिजिड था, तो ये क्यों ऐसा ख़तरनाक? इसकी दो तीन वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि स्लाइम की वजह से ये एक दूसरे के साथ एडहेयर कर जाते हैं, कानूनी बना लेते हैं बॉडी में जाके। दूसरा, इस स्लाइम की वजह से अच्छी तरीके से बॉडी के साथ चिपक भी जाते हैं। तीसरी बात ये है कि इनकी जो रिसेप्टर साइट्स होती हैं बैक्टीरिया की, जिसको हमारे जो रेडार सिस्टम है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उन्होंने इसको तलाश करके इन पे हमला करना होता है, तो ये स्लाइम के अंदर छुपे रह जाते हैं और हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो है इनको आइडेंटिफाई करने के काबिल नहीं रहते। इस वजह से भी ये बच जाते हैं। तो और चौथी और आखिरी बात ये कि स्लाइम प्रोडक्ट अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस, यानी जब इसको कोई वाइट ब्लड सेल अगर खाने भी आएगा तो इसके गमी नेचर के अंदर ही वो ट्रैप हो जाएगा और इसको मुकम्मल तौर पे जो है एनगल्फ या फैगोसाइट नहीं कर पाएगा। पहली तो बात डिटेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि इनकी रिसेप्टर साइट्स जो हैं वो छुपी हुई हैं, ठीक है। जैसे स्टेल्थ जेट फाइटर्स होते हैं, नज़र ही नहीं आते रेडार में, तो ये भी रेडार में हमारे नज़र नहीं आएंगे, और अगर नज़र आ भी गए तो ये फैगोसाइट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसी वजह से ये ग्रेटर पैथोजेनिसिटी देता है, ज़्यादा ख़तरनाक होता है। फिर उसके बाद बेनीथ एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस। अब एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस कौन कौन से हमने पढ़ लिए? कैप्सूल पढ़ लिया और स्लाइम पढ़ लिया। अब इसके नीचे सेल का पहला हिस्सा आएगा जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। तो ये देख सकते हैं ये स्लाइम था, इसके नीचे अब आप लोग ये देखें तो ये हिस्सा जो है ये अब कहलाएगा सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है इसके चंद एक फंक्शन, एक्सटर्नल टू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ग्रीन कलर में हमने बनाई हुई है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन से बाहर है, सेल मेम्ब्रेन से बाहर सेल वॉल, और एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस यानी कैप्सूल और स्लाइम से नीचे है सेल वॉल। ये रिजिड होती है, सख्त होती है, ये बैक्टीरिया को एक ख़ास शेप देती है। उसके बाद ये बैक्टीरिया को प्रिवेंट करती है ऑस्मोटिक लाइसिस से। ऑस्मोटिक लाइसिस से मुराद ये है कि अगर बैक्टीरिया में अगर वाटर जाता भी रहे तो ये सेल मेम्ब्रेन फैलना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये फटेगी नहीं क्योंकि बाहर सेल वॉल उसको फटने से रोकेगी। तो ये आप लोगों ने बताना है। फिर एक MCQ पहले भी डिस्कस हो चुका है ये, कि वो बैक्टीरिया जिनके अंदर सेल वॉल नहीं है वो जीनस माइकोप्लाज्मा से उनका ताल्लुक़ है, तो ये आपने बताना है। फिर यू बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ये कि हमें किसने बताया था? ये क्रिस्टन ग्राम ने, हमें साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया अकॉर्डिंग टू द स्टेनिंग टेक्निक्स। आपको मालूम है स्टेन कलर करने को कहते हैं,
इसमें बैक्टीरिया जो है मुख्तलिफ़ कलर्स के अंदर आ जाते हैं और हम इससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ये हमें बताया था क्रिस्टियन ग्राम ने। इन्होंने बताया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं वो पर्पल कलर में चले जाएंगे स्टेन करने के बाद, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं वो स्टेनिंग करने के बाद ये पिंक कलर में चले जाएंगे। होता कुछ इसमें ऐसे है, इसकी डिटेल कुछ ऐसे है कि आप लोगों को के पास ये प्रैक्टिकल भी होगा फर्स्ट ईयर में कि आप लोग स्लाइड के ऊपर जो है ड्रॉप डाल देते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। ये ड्रॉप आप कहाँ से लेते हैं? जो सोर मिल्क है या दही है जो पुरानी हो चुकी है उसका इस पे आप स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप डाल देंगे। ड्रॉप डालने के बाद आप लोग इसके ऊपर एक डाई या एक कलर डालते हैं जिसको कहते हैं CVI कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्रिस्टल वायलेट देन आयोडीन। यानी ये आपने एक डाई यूज़ की क्रिस्टल वायलेट, फिर उसके बाद इस पर आप क्या डालेंगे? आयोडीन। ठीक है, तो ये जो होंगे हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो पर्पल कलर में चले जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से लिखा हुआ है कि रिटेन्ड प्राइमरी डाई। प्राइमरी डाई का मतलब यह है कि ये अपनी सेल वॉल के अंदर क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो लिहाजा ये पर्पल कलर में चले जाते हैं। फिर बाद में आप लोग एक और डाई डालते हैं, वो होती है सैफ्रानिन। आपके कोर्स में नहीं है लेकिन आपकी बुक में इसको सेकेंडरी डाई लिखा हुआ है। बेसिकली वो सैफ्रानिन डाई होती है। सैफ्रानिन जो है वो चली जाती है किसके अंदर? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, वो जो है वो पिंक कलर में हो जाएगी। अभी मैं आपको वजह भी बताऊंगा कि ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में फ़र्क क्या है और ये पिंक में क्यों जाती है और वो पर्पल में क्यों जाती है। बहरहाल अभी आप ये समझ लें कि आपने एक ड्रॉप डाला, ड्रॉप के बाद पहले आपने क्रिस्टल वायलेट, फिर आयोडीन, फिर उसके बाद सैफ्रानिन। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो पर्पल कलर में चले जाएंगे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम जो हैं वो पिंक कलर में चले जाएंगे। पर्पल कलर वाले कौन सी डाई को रिटेन करेंगे? CVI को, क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन को, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम होंगे वो सैफ्रानिन जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। बुक में सेकेंडरी डाई लिखा हुआ है और इस तरीके से पता चल जाता है कौन सा ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा ग्राम नेगेटिव है। तो उसके बाद ये डायग्राम आ गई आपके पास, अगेन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के एतबार से। ये डायग्राम अगर आप समझ जाएंगे ये पूरा टेबल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की डायग्राम बुक में नहीं है। तो सबसे ये ब्लू कलर में जो शो किया गया है ये तो है सेल वॉल, और ये जो ग्रीन कलर में शो किया गया है ये है सेल मेम्ब्रेन। अब ये भी ऐसे ही है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये है कि ये ब्लू कलर में सेल वॉल है, नीचे सेल मेम्ब्रेन है, और सेल वॉल के बाहर भी एक और मेम्ब्रेन है, इसको आप लोग कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन आ जाएगी। अगर आप ये डायग्राम समझ गए तो ये टॉपिक बड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा। सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन, इसमें भी सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बाहर भी सेल मेम्ब्रेन। इसी वजह से आपकी बुक लिखती है कि लेयर्स डायग्राम को देखते चले जाएं और टॉपिक क्लियर करते चले जाएं। इसके अंदर लेयर्स हैं 1, इसमें लेयर्स हैं 2, नज़र भी आ रही हैं कि इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन सिर्फ एक है, इसमें 2 मेम्ब्रेन्स हैं, एक इनर और एक आउटर। कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन 50% है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन 10% है। नज़र भी आ रहा है कि इसकी सेल वॉल थोड़ी मोटी है, थिक है, इसी वजह से 50% और इसके अंदर 10%। फिर इसके अलावा इसमें टिकॉइक एसिड एंड लिपोटिकॉइक एसिड जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। लिपोटिकॉइक एसिड तो ये आप लोगों ने इसमें बताना है। इसके अंदर लिपोप्रोटीन और लिपोपोलीसेकेराइड, लिपिड इसमें ज़्यादा नज़र आ रही है आपको, उसकी वजह कि ये मेम्ब्रेन्स हैं और मेम्ब्रेन्स में आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं कि लिपिड्स ज़्यादा होती हैं। जैसे यहाँ देखें अगेन लिपिड्स अलहदा से भी आ गई, 1 to 4% और 11 to 12%।
अब ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ एक ही सेल मेम्ब्रेन है, तो ज़ाहिरी बात है लिपिड भी कम होगी। इसमें 2 मेम्ब्रेन्स हैं, ऑब्वियसली इसमें लिपिड ज़्यादा होगी और 11 to 12% शो भी किया हुआ है। थिकनेस की बात करें, बुक में सिर्फ थिकनेस लिखी हुई है, लेकिन ये नहीं बताया हुआ कि ये ओवरऑल बैक्टीरिया की है या किस चीज़ की है। ये थिकनेस बेसिकली सेल वॉल की मोटाई की बात की गई है। सेल वॉल की जो थिकनेस है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेल वॉल कितनी थिक है, मोटी है, और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल कितनी पतली है। तो आप देखें, हमने भी बता दिया, यहाँ 20 to 80 नैनोमीटर इसकी मोटाई होती है ग्राम पॉजिटिव की, ग्राम नेगेटिव की 8 to 11 नैनोमीटर होती है। आउटर मेम्ब्रेन सबको नज़र आ रहा है, इसके बाहर ग्राम पॉजिटिव के बाहर कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं, जबकि इसमें सेल वॉल के बाहर आउटर मेम्ब्रेन मौजूद है, लिहाजा प्रेजेंट। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है द स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल। जैसे ये आपको ये देखें, ये डायग्राम बना रहा हूँ, द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो स्पेस होती है इसको हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस ग्राम पॉजिटिव में लिखा हुआ है प्रेजेंट इन सम एंड ग्राम नेगेटिव में लिखा हुआ है प्रेजेंट इन ऑल। अब ऐसा क्यों है भाई? सिंपल सी बात है कि इसके अंदर लिखा हुआ है प्रेजेंट इन सम, यानी कुछ में होगी और कुछ में नहीं होगी। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जब इसमें पानी भरेगा, जब बैक्टीरिया पानी को अपटेक करेगा, तो सेल मेम्ब्रेन किसके साथ जाके चिपक जाएगी? सेल मेम्ब्रेन जाके चिपक जाएगी, बिल्कुल साथ चली जाएगी किसके? ये देखिए, बिल्कुल फूलने की जैसे ट्यूब फैलती है, तो ये बिल्कुल इसके साथ चली जाएगी सेल वॉल के साथ। तो जब पानी भर जाएगा तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी ख़त्म हो जाएगी, जब पानी कम हो जाएगा तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस आ जाएगी। इसी वजह से लिख दिया प्रेजेंट इन सम। इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट इन ऑल। इसमें भी अगर पानी भर भी जाए तो ये बेशक मेम्ब्रेन फैल के सेल वॉल के साथ अटैच हो भी जाए, लेकिन ये कभी भी, ये आउटर मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान जो ये वाला खाली रास्ता, ये जो है ये हमेशा रहेगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन अंदर वाली फैल जाएगी, लग जाएगी तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन वाली तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस हमेशा रहेगी ना। तो इसलिए कहना है प्रेजेंट इन ऑल। परमिएबिलिटी की बात करें, ये मोर परमिएबल है और लेस परमिएबल है। ज़ाहिरी बात है इसमें एक सिर्फ मेम्ब्रेन है, इसलिए रुकावट भी थोड़ी है, इसलिए ये मोर परमिएबल है, ईजिली इसमें चीज़ें पास हो सकती हैं। ये लेस परमिएबल है क्योंकि इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन्स हैं, एक इनर मेम्ब्रेन जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं और एक आउटर मेम्ब्रेन जो है, 2 इसको रुकावट, तो ये लेस परमिएबल है, इसमें गुजरने में परमिएबिलिटी रुकावट ज़्यादा आएगी, तो ये इसमें बताना है। फिर चंद एक फीचर्स हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की। सेल वॉल जो है, जैसे मैंने बताया पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, और ये भी हमें बताया कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की अमाउंट वेरी करती है, कभी कम भी हो सकती है। देख सकते हैं आप, ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन 10% है, इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन 50% है। पेप्टाइडोग्लाइकेन में लॉन्ग ग्लाइकेन चेन होती है, क्रॉस लिंक विद पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। ग्लाइकेन कहते हैं पॉलीसेकेराइड के रिपीटिंग यूनिट्स, जैसे आप लोगों ने स्टार्च के बारे में पढ़ा, ग्लाइकोजन के बारे में, इस तरह ये भी ग्लाइकेन पॉलीसेकेराइड ही है, और साथ में इसके अंदर पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स भी हैं। पेप्टाइड आप पढ़ के आ रहे हैं अमाइनो एसिड्स के साथ, जब अमाइनो एसिड मिलता है तो पेप्टाइड, तो यानी इसमें 2 चीज़ें हो गई, पॉलीसेकेराइड भी आ गए और पेप्टाइड लिंक्स यानी अमाइनो एसिड्स भी इसमें आ गए। फिर अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती, माइकोप्लाज्मा, ये आपके सामने कई दफ़ा आ चुका है। ये आपके MCQ में आ सकता है। आर्कियोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया जैसे शुरू में ही हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ लिया था कि इनको एंशिएंट बैक्टीरिया बोलते हैं। इनके अंदर पहली बात तो आपने याद रखनी है, इनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होती, नो पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो इसके अंदर क्या होता है फिर कंपोजिशन में? MCQ में याद रखना, इसमें प्रोटीन होते हैं, इनमें पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और इनके अंदर ग्लाइको प्रोटीन्स होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होगी इसके अंदर। तो ये आप लोगों ने बता देना है। आज का टॉपिक जो है यहीं कंप्लीट होता है। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।